जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, लेखपाल के पेपर नंबर सेट 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि साथियों आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। साथियों, आज का सेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो पेपर की दृष्टि से क्वेश्चन को बनाया गया है। चलिए बिना देर के हम सेशन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है, भूमापन की पारंपरिक इकाई के संदर्भ में एक लठ एक लट्ठा की लंबाई कितनी होती है? एक लट्ठा की लंबाई कितनी होती है भाई? तो एक लट्ठा की लंबाई होती है 99 इंच, या हो सकता है भाई 8.8 फीट 3 इंच, या इसी को कहेंगे भाई 8 फीट 3 इंच कह देंगे। तो 8 फीट 3 इंच 99 इंच के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाइयों, किसके शासनकाल में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? पहले भाई लेखपाल का नाम पटवारी होता था, लेकिन किसके शासनकाल में पटवारी नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया? तो चौधरी चरण सिंह के शासनकाल में भाई, शासनकाल में क्या कर दिया गया था? पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिए थे। इनके सरकार में बदलकर लेखपाल कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, भारत में पटवारी शब्द का प्रयोग प्रारंभ सर्वप्रथम किस शासनकाल में किया गया था? पटवारी शब्द का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था भाई? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में इसे लेखपाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है, राजस्व प्रशासन की श्रेणी में राजस्व निरीक्षक कानूनगो किन दो पदों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है? किन दो पदों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है भाई? तो यह कार्य करता है साथियों, लेखपाल और तहसीलदार। लेखपाल और तहसीलदार की कड़ी के बीच महत्वपूर्ण काम करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 5 कहा जा रहा है भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन के महत्वपूर्ण दस्तावेज खसरा और खतौनी को तैयार करने और उन्हें अपडेट अपडेट रखने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है भाई? तो लेखपाल की होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पटवारी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अपडेट को हिंदी में अद्यतन कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम सर्वप्रथम किन जनपदों की तहसील से हुआ था? किन जनपदों की तहसील से हुआ था? तो भाई मुजफ्फरपुर और सहारनपुर जनपदों की तहसील से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का साथियों। प्रश्न नंबर 7 कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों और ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? निर्देश दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 40 में दिया गया है, इसका निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, कहा जा रहा है, मील और मील और फलांग के मध्य मील और फलांग के मध्य संबंध के आधार पर एक मील की दूरी कितने फलांग के बराबर होती है? एक मील की दूरी कितने फलांग के बराबर होती है? तो साथियों, एक मील की दूरी होती है 8 फलांग के बराबर। किसके बराबर होती है? 8 फलांग के बराबर होती है। इसकी दूरी किलोमीटर में इसकी दूरी किलोमीटर में होती है साथियों, 1.609 किलोमीटर, 1.609 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनबीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, आ गया है ईवीएस का प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? संख्या का पिरामिड कैसा होता है भाई? यहाँ पर देखेंगे हमेशा सीधा, गोलाकार, उल्टा, क्षैतिज और तुर्क रूप होता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, यदि एक वृक्ष होता है तो वृक्ष के, देखिएगा भाई, वृक्ष अकेला होता है और अकेले वृक्ष के ऊपर पक्षियां पाई जाती है, जिनकी संख्या मान लीजिए 20 हो गया है, ठीक, 20 के आसपास मान मान लेते हैं। और उन 20 पक्षियों के ऊपर भाई लगभग भाई हजारों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तो उल्टा हो जाएगा, ठीक। एक के ऊपर भाई अगर संख्या एक से यदि भाई उपभोक्ता के ऊपर संख्या एक से ज्यादा हो जाती है तो क्या करेंगे भाई? उल्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। यदि यही पारिस्थितिकी तंत्र भाई स्थल पर पूछा होता, स्थल पर, तो जानते हैं ये सीधा हो जाता है। कैसा हो जाता है? सीधा हो जाता है। और जल का पारितंत्र भी कैसा होता है भाई? उल्टा होता है। जल का भी पारितंत्र उल्टा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जाए, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में एक कार्बन एक कार्बन क्रेडिट का
मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मान लगभग किसके बराबर होता है साथियों? तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है साथियों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत एनेक्स में एनेक्स में शामिल विकसित देशों के लिए उत्सर्जन लक्ष्य किस रूप में निर्धारित किए गए थे? उत्सर्जन लक्ष्य किस रूप में निर्धारित किए गए थे? तो साथियों कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य के रूप में निर्धारित किए गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 13 कहा जा रहा है भारत सरकार का वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो मुख्य रूप से किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो साथियों ये कार्य करता है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है। कौन काम करता है? भारत सरकार वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। कहा जा रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईपीए को प्रभावी बनाने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग किया गया था? किस अनुच्छेद का उपयोग किया गया था? तो अनुच्छेद भाइयों प्रयोग किया गया था। यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 253। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। कहा जा रहा है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए के पदे सह अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? पदेन सह अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है भाई? तो काम करने वाले होते हैं जिला परिषद का निर्वाचन अध्यक्ष। जिला परिषद का निर्वाचन अध्यक्ष होते हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है डस्ट बाउल की विनाशकारी घटना को मिट्टी के कटाव और सूखे का परिणाम थी ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है? ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है? तो भाई यूएसए से संबंधित है, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है साथियों आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया जाएगा? किसे नियुक्त किया जाएगा? तो नियुक्त किया जाने वाले हैं भाई नगर आयुक्त हैं। कौन है? नगर आयुक्त होते हैं। नियुक्त किए जाने वाले होते हैं नगर आयुक्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एनईसी के कार्यों को किसे या किसके सौंपने का प्रस्ताव है? किसे या किसके सौंपने का प्रस्ताव है भाई? तो इसका सही जवाब होगा साथियों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंपने का प्रस्ताव है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों वर्ष 1885 से लेकर 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? तो साथियों 9 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ चुके हैं। कहा जा रहा है गुप्त काल के दौरान पक्की ईंटों से निर्मित प्रसिद्ध भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों यूपी जीके का सेशन स्टार्ट हो चुका है। जो भाई वीडियो को देख रहे हैं अभी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दे। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस महान क्रांतिकारी की शहादत रावी नदी के तट पर बम बनाने के बाद उसका परीक्षण करते समय हुआ था? रावी नदी के किनारे बम बनाने के बाद किसका भाई निधन हो गया था या मृत्यु हो गया था? तो देखेंगे भाइयों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भगवती चरण बोहरा का निधन हो गया था भाई बम बनाने के बाद उसका परीक्षण करते समय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है काकोरी ट्रेन एक्शन के महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस कारागार जेल में फांसी दी गई थी? उत्तर प्रदेश के किस कारागार या जेल में फांसी दी गई थी? तो भाइयों, राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद अर्थात जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैंने कल हरदोई बताया था भाई, हरदोई बताया था क्या मैंने कल? यह राजा हिरण्यकश्यप से संबंधित है भाइयों। किससे संबंधित है? राजा हिरण्यकश्यप से भी संबंधित है। लखीमपुर का सबसे छोटा जिला होता है हापुड़। क्या होता है भाई ये? हापुड़ होता है। मैंने कल की क्लास में बताया था सबसे छोटा जिला है हापुड़ उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद निम्नलिखित में से कौन सा है? नगरीय आबादी वाला जनपद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों गाजियाबाद है। कौन सा है? गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 पे आ चुके हैं। कहा यार जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जनघनत्व वाला भाई जिला कौन सा है? तो यहाँ पर भी गाजियाबाद हो जाएगा। जनघनत्व वाला भी सबसे भाई गाजियाबाद है। और देखेंगे 24 नंबर का भी प्रश्न देखेंगे। 2011 की जनगणना जनगणना के अनुसार आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला भी है भाई गाजियाबाद। कौन है? गाजियाबाद। और इसका भी गाजियाबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दिवाली के त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाती है? शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति भाई दीपावली को मनाती है? तो वह थारू जनजाति। कौन सी है? थारू जनजाति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। थारू जनजाति है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, जनजाति से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की जनजाति संस्कृति के संदर्भ में कर्मा कर्मा मुख्य रूप से किस जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्मा किस जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भाई? तो कर्मा यह है खरवार जनजाति का। किसका है? खरवार जनजाति का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध ऐतिहासिक रूप से पतवार राजपूत घराने से माना जाता है? पतवार राजपूत घराने से किस जनजाति का संबंध माना जाता है? तो साथियों माना जाता है बुस्का। बुस्का एक जनजाति है। बुक्सा बुक्सा जनजाति है जिसका संबंध पतवार राजपूत घराने से माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत सर्व सर्वाधिक जिलों की संख्या निम्नलिखित में से किस मंडल में है? सर्वाधिक जिलों की संख्या सबसे अधिक किस मंडल में है? तो भाइयों यह मेरठ मंडल में है। किस में है? मेरठ मंडल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है साथियों उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन ऐतिहासिक रूप से किस तिथि को किया गया था? किस तिथि को किया गया था? तो साथियों किया गया था 8 मार्च 1952 को। 8 मार्च 1952 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय अब जग गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी भाइयों? तो इसकी स्थापना किया गया था चित्रकूट में। कहा गया था? चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है साथियों? तो 7.3% है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश की सीमाएं भारत के विभिन्न राज्यों से लगती है। इनमें से किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे लंबी सीमा रेखा लगाती है? तो भाई कौन सा राज्य है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा लगाती है? तो है मध्य प्रदेश। कौन सा भाई? मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 11 जिले इसके साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में आधिकारिक तौर पर कब घोषित किया गया था? आधिकारिक तौर पर कब घोषित किया गया था भाई? तो किया गया था इसे 8 अक्टूबर 1947 को। 8 अक्टूबर 1947 को घोषित किया गया था भाइयों। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है कानपुर में स्थित प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नाम निम्नलिखित में से किस महान
स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? किस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो साथियों इसे रखा गया चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। किसके नाम पर? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे यूपी स्पेशल जीके खत्म हो चुका है भाई। अब स्पेशल हम कंप्यूटर की तरफ चलेंगे, कंप्यूटर के प्रश्नों की तरफ चलेंगे और पहला प्रश्न देखेंगे भाई। कहा जा रहा है एनालिटिक इंजन का विकास किसके द्वारा किया गया था? एनालिटिक इंजन का विकास किसके द्वारा किया गया था भाई? तो एनालिटिक इंजन का विकास किया गया था भाई चार्ल्स बैबेज के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया था। और इन्हें कंप्यूटर का आविष्कारक या जनक भी कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो साथियों कंप्यूटर चिप बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर की किस पीढ़ी का उदाहरण है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर किस पीढ़ी का उदाहरण है भाई? तो ये मैं आपको बता दूं भाइयों, यह 5वीं पीढ़ी का उदाहरण। किस पीढ़ी का है? 5वीं पीढ़ी का उदाहरण, जिसमें इंटेलिजेंस एआई को भी जोड़ा गया है। एआई को भी जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई बारकोड रीडर निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? बारकोड रीडर किसका उदाहरण है भाइयों? तो बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण। किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। जो जो भाई क्या करता है? बारकोड रीडर डेटा को पढ़कर कंप्यूटर में भेजने का काम करता है। कंप्यूटर में भेजने का काम करता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है एम आई सी आर का पूर्ण रूप क्या है? एम आई सी आर का पूर्ण रूप क्या है? तो एम आई सी आर का पूर्ण रूप है भाई मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिग्निस रिग्निस है रिग्निस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिग्निशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना होता है? प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना होता है? तो भाई सूचना में बदलना होता है। किसमें बदलना होता है? सूचना में बदलना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है BIOS का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो भाइयों BIOS का पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के दो प्रकार कौन से हैं? कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी के दो प्रकार कौन से भाई? तो एक रोम होता है और दूसरा का रैम होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों कहा जा रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी हटाई गई फाइलें कहाँ जाती है? सभी हटाई गई फाइलें कहाँ जाती है? तो भाइयों रिसाइकिल बिन में जाती है। कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिलीट की हुई फाइल भी कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन में ही जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। एल्गोरिथम के तार्किक चरणों को व्यक्त करने वाले शब्द या नियमों के समूह को कहते हैं। शब्द या नियमों के समूह को क्या कहते हैं भाइयों? तो इसके नियमों और समूह को कहते हैं प्रोग्रामिंग भाषा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे भाई। फॉर्टर्न फॉर्टर्न प्रोग्रामिंग भाषा का पूर्ण रूप क्या है? फॉर्टर्न प्रोग्रामिंग पूर्ण भाषा का पूर्ण रूप क्या है भाई? तो इसका पूर्ण रूप हो जाता है फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों कहा जा रहा है लिनक्स लिनक्स किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? लिनक्स किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो साथियों लिनक्स एक ओपन सोर्स है। क्या है भाई? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। देखेंगे भाई लिनक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए मुक्त होता है। सभी के लिए मुफ्त होता है अर्थात ये फ्री उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग शुरू हुआ था? आईसी का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था भाइयों? तो हुआ था तृतीय पीढ़ी में हुआ था। कैसी पीढ़ी में? तृतीय पीढ़ी से आईसी का प्रयोग होना शुरू हो गया था। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कंप्यूटर आर्किटेक्चर
का विकास किसके द्वारा किया गया था? कंप्यूटर आर्किटेक्चर का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन वान न्यूमैन है, जॉन वान न्यूमैन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो भाई हमको देखना पड़ेगा इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये विंडोज, विंडोज तो भाई विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड भी है भाई, एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक है गूगल क्रोम, और एक है डास, और एक है लिंक्स। इसमें से भाई कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल क्रोम नहीं है, बाकी ये सभी है भाइयों। इसमें से जो नहीं है वो गूगल है, गूगल क्रोम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई कीबोर्ड पर कैप लॉक को, कैप लॉक की को, कैप लॉक की को किस प्रकार की के कहा जाता है? किस प्रकार की कहा जाता है? तो साथियों, कैप लॉक की को हम टॉगल की के नाम से भी जानते हैं, टॉन्गल की के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का साथियों। टॉन्गल की के भी नाम से इसे जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है साइंस का क्वेश्चन आ गया भाइयों। कंप्यूटर का सेशन समाप्त हुआ। अब यहाँ से चलेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड साइंस चलेगा। कहा जा रहा है भाई निम्नलिखित में कौन सा अंग हृदय की धड़कन और श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रण करता है? इनमें से कौन सा अंग है भाई जो हृदय की श्वसन और धड़कन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो साथियों, यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। मैं आपको बता दूं, मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन होता है भाई? मेडुला ऑब्लांगेटा। ये हमारे शरीर पर नियंत्रण का भी कार्य करता है, जानते रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। श्वसन और धड़कन पर प्रक्रिया पर नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा रोग विटामिन रोग विटामिन की कमी के कारण होता है, जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों के गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ते हैं? तो किस विटामिन के कारण होता है भाई? विटामिन के कारण एक रोग होता है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ, पांव पर भाई गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ने लगते हैं। तो वह पेलग्रा के कारण होता है। कौन सा रोग होता है? पेलग्रा रोग होता है, पेलग्रा रोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में कौन सा कथन सत्य है भाई? देखेंगे, उनकी क्रिस्टल संरचना समान होती है, उनकी कठोरता की मात्रा समान होती है, उनकी भाई ये दोनों कार्बन के अपरूप है, उनकी विद्युत चालकता समान होती है, और उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो हीरा और ग्रेफाइट है ये दोनों किसके अपरूप है? कार्बन के प्रूफ है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे। कहा जा रहा है भाइयों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नया नाम क्या घोषित किया है? पीएमओ का नया नाम क्या घोषित किया है साथियों? तो इसका नया नाम घोषित किया गया सेवा तीर्थ। क्या घोषित किया गया? सेवा तीर्थ। जानते रहेगा आप लोग इस प्रश्न को। कहा जा रहा है भाइयों अगला प्रश्न देखेंगे। 11 दिसंबर 2025 को पहला भारत ग्रीस समुद्री सुरक्षा संवादन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो साथियों, यह आयोजित किया गया एथेंस में। कहाँ आयोजित किया गया? एथेंस में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है। एक निष्क्रिय टर्मिनल की विद्युत विद्युत घटक क्या कहलाता है, जो सर्किट परिपथ के तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है? विद्युत प्रतिरोध लागू करता है तो भाई होता है प्रतिरोधक। कौन होता है? प्रतिरोधक, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? बनारस की अध्यक्षता करने वाले थे भाई गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगला प्रश्न देखेंगे भाई। कहा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का अनुच्छेद भाई किसमें वर्णन है? तो वह अनुच्छेद है 61, अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्षमादान शक्ति 72 में भाई, क्षमादान शक्ति किसमें है? 72 में है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किस प्रकार की प्रशासन प्रणाली को अपनाया गया है?
किस प्रकार की प्रशासन प्रणाली को अपनाया गया है? साथियों, संसदीय प्रशासन प्रणाली को अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। कहा जा रहा है 61 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। 2026 एक मिनट 26-27 दिसंबर 2025 के मध्य आतंकवाद आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? तो साथियों, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26-27 दिसंबर 2025 के मध्य आतंकवाद निरोधन निरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया भाई नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। कहा जा रहा है 15 से 25 फरवरी 2026 के मध्य आयोजित होने वाला बहुराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का मेजबान शहर कौन सा रहा है? कौन सा है? कौन सा है भाई? तो विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब और इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाइयों। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है भारत के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में से कौन सा स्थान अपनी विशिष्ट मैग्रो वनस्पति मैग्रो वन वनस्पति के लिए विश्व प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध है भाई, तो वह सुंदरवन है। कौन है? सुंदरवन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कहा जा रहा है भाई निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रैंड है? किस देश की मुद्रा रैंड है? तो भाई किस देश की मुद्रा रैंड है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। रैंड है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। कहा जा रहा है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? जिसका वर्णन मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। इससे भाई पता चलता है कि मेगस्थनीज की पुस्तक क्या थी? इंडिका थी। लेकिन उसमें भाई इंडिका में लिखा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो अपनी राजधानी भाई पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं भाइयों। कहा जा रहा है हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किस राजधानी की स्थापना की थी? गंगा और सोन नदी के भाई मध्य उदयन ने पाटलिपुत्र राजधानी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों। कहा जा रहा है अफ्रीकी देश इथोपिया अभी इथोपिया की राजधानी का नाम क्या है? अफ्रीकी देश इथोपिया की राजधानी क्या है? तो इसका राजधानी भाई अदिस अबाबा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, प्रश्न नंबर 38 है। कहा जा रहा है मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित कर दिल्ली को बनाया था? लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया था भाई। तो कौन था? वो था भाई इल्तुतमिश। कौन था भाई? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है भाई वेनस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसको हम लोग शुक्र के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? किन दो सागरों को आपस में जोड़ते हैं भाई स्वेज नहर? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 71 कहा जा रहा है। और भाई अभी तक जो सेशन से जुड़े हैं वो लाइक नहीं किए हैं, वो लाइक कर दे। अगर चैनल पे आप रुके हैं भाई, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहा जा रहा है भाई 71 नंबर का प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में है? अनायमुड़ी किस श्रृंखला में है? तो वह अन्नामलाई पहाड़ी में है। अन्नामलाई पहाड़ी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। देखेंगे भाई नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी होती है दोदा बेटा। कौन सा होता है भाई? दोदा बेटा। दोदा बेटा। दोदा बेटा होता है। देखेंगे भाई करडामम पहाड़ी किस में पाई जाती है? ये इलायची पहाड़ियों में पाई जाती है। किसमें? इलायची पहाड़ी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। कहा जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जलप्रपात भाई एंजिल एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है भाई? तो यह स्थित है साथियों वेनेजुएला में। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। और इससे पता चलता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भाई एंजिल। कौन सा है? एंजिल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब था। अगला देखेंगे भाई विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है? बैकाल झील कहाँ पर स्थित है भाई? तो यह रूस पर स्थित है। रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है साथियों भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के
प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? तो भाई ये मणिपुर में लागू नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, मणिपुर में लागू नहीं होते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, 75 नंबर का प्रश्न है भाई, कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान लोक केवल किस न्यायालय में है? केवल किस न्यायालय में है? तो भाई सर्वोच्च न्यायालय में। किसमें है? सर्वोच्च न्यायालय में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान भाई सर्वोच्च न्यायालय में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? संवैधानिक दर्जा प्राप्त प्रदान किया गया था भाई किस सिफारिश, किस समिति पर? तो है एल एम सिंधिवी सिंधवी समिति। कौन सी है भाई? एल एम सिंधवी समिति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों करंट अफेयर्स का प्रश्न ये भी है, मई 2025 में भारत सरकार ने फसल मौसम 2025-26 के लिए कुल कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है तो साथियों 554.64 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई एशियाई खेल 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाएगा? एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साथियों इसका आयोजन किया जाएगा एची और नागोया में। एची और नागोया में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई आईपीएल के आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन बन गए? सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए भाई? तो है वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने भाई 15 से 16 साल की उम्र में शतक लगा दिया है, शतक लगा दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई 1 मई 2025 को भारत के किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? अपना स्थापना दिवस कौन मनाया भाई? तो वह देश है महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 मई 2025 को भारत के महाराष्ट्र और गुजरात राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो साथियों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।